नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। जब जब आपदाएं आई तबाही लेकर आई। इन आपदाओं के 4 दिन के शोक के बाद हर साल बरसी मना ली जाती है, लेकिन कोई नहीं पूछता कि सरकारों ने इन आपदाओं के बाद जो वादे किए, क्या उन वादों को पूरा किया गया या फिर वादे करके आपदाओं से निपटने की तैयारी की बात भूल गए। अब तो चलन चल पड़ा है कि सरकारों से सवाल करना राष्ट्रवाद को चुनौती देना हो गया है। फिर भी संक्रमण पर सरकार की नीति ने हर किसी को पंगु बना दिया। बाजार बर्बाद हो गए। ऑटोमोबाइल सेक्टर को सिर्फ उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वर्तमान में नेगेटिव में सब कुछ चल रहा है। मेट्रो सिटी का हाल बेहाल है। बड़े बड़े मॉल में हजारों लाखों का किराया देने वालों की रात की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि लोग आर्थिक तंगी और संक्रमण के डर से घरों से नहीं निकल रहे। कपड़ा व्यापार पूरी तरह से धराशायी है। फिर भी सरकार को क्या फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है? कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हर दिन गुजरने के साथ आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। कई डॉक्टरों का मानना है कि अगर टेस्ट संख्या को वर्तमान से और 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो वर्तमान के आंकड़ों से 3 गुना ज्यादा संक्रमित मरीज भारत में होंगे, यानी कि करीब 30 लाख के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा हो सकता है। संक्रमण का होता विस्तार अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हर राज्य की अपनी गाइडलाइन है। कब कौन सा सेक्टर कंटेनमेंट जोन में चला जाएगा किसी को नहीं पता है। ऐसे में कारोबार करने वाले भी स्थिति को देखकर रिस्क ले रहे हैं। 2008 की मंदी के बाद 2020 में सबसे भयावह आर्थिक त्रासदी बनकर कोरोना सामने आया है। भारत का अर्थतंत्र क्यों उखड़ती हुई सांसों की तरह बर्ताव कर रहा है, इसका जवाब वर्तमान में नहीं बल्कि भूतकाल में छिपा है। नोटबंदी की वो तारीख है जिस दिन राष्ट्र के नाम प्रधान सेवक देश को बताने आए थे कि सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को गांवों से निकालकर बैंकों में बंद करने जा रही है, जिनकी बदौलत या तो नेता माला माल हुए या फिर नीरव मोदी, विजय माल्या सरीखे चोर उद्योगपति, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। उस दिन से लेकर आज तक अर्थशास्त्र का बैंड बजा हुआ है। सरकार डूबती हुई अर्थव्यवस्था को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है ताकि गर्त से निकालकर जमीन पर अर्थव्यवस्था को लाया जा सके, लेकिन वो दिन आने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि अप्रैल में ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक भी बिक्री नहीं हुई, यानी कि कार, बाइक, बस, ट्रैक्टर, ट्रक जैसे एक भी व्हीकल नहीं बेचे जा सके। मई में 85% की गिरावट के साथ डीलर्स को 37,000 शिपमेंट भेजी गई, यानी कि भारत में अगर 100 लोग कार खरीद रहे थे तो अब सिर्फ 15 लोग ही कार खरीदने की स्थिति में आकर खड़े हैं। अगर आपको लगता है कि ये संकट कोरोना संक्रमण की वजह से आया तो ऐसा नहीं है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरती अर्थव्यवस्था का असर पहले से दिखाई देने लगा था। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक मार्च में यात्री वाहन की बिक्री में 51% की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद 1,43,014 इकाई सिर्फ काम कर रही थी। दोपहिया वाहनों की बिक्री में 40% की गिरावट के साथ 8,66,849 इकाई रह गई। व्यावसायिक वाहनों में 88% की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद मार्च महीने में 13,027 इकाई ही काम कर पाई। ये सब कुछ संपूर्ण लॉकडाउन से पहले की स्थिति है, यानी कि कह सकते हैं कि गिरती अर्थव्यवस्था में कोरोना संक्रमण ने आग लगाकर खाक करने का सिर्फ काम किया है। यानी कि लॉकडाउन होने से अप्रैल महीने में ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरह से ठप हो गया, जिसकी वजह से नए वाहनों की उत्पादन और बिक्री 0% हो गई। अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक अनुमान के मुताबिक इस साल यात्री वाहन, दोपहिया वाहन, व्यावसायिक वाहनों में 25, 21 और 28% की गिरावट दिखाई दे रही है। यानी कि सिर्फ बड़े उद्योग धंधे ही प्रभावित नहीं हो रहे, बल्कि सेमी और लघु उद्योग धंधों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी कि कार, बाइक, बस, ट्रक जैसे वाहनों के पार्ट्स बनाने वालों का भी कारोबार प्रभावित है, क्योंकि बाजार में मांग कम होगी तो कंपनियां उत्पादन कम करेंगी। उत्पादन कम होगा तो छोटे उद्योग धंधों से खरीदे जाने वाले सामान की सप्लाई भी कम होगी। अनुमान है कि साल के आखिरी तिमाही में त्योहारी सीजन के आसपास डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने की जरूरत होगी, यानी कि बिक्री और सड़क कर में छूट देना होगा, जिससे उद्योग फिर से चलने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। ऐसा इसलिए होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि दुनिया के देशों में भारत की अपेक्षा बहुत ज्यादा लोग निजी वाहनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कम दिखाई देता है। भारत में 1,000 लोगों के बीच में 110 दोपहिया वाहन हैं, जबकि 32 कारें हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1000 लोगों में 740 दोपहिया और 591 कारें हैं। चीन में 1000 लोगों में 164 वाहन हैं।
ऐसे में समय के साथ होते विस्तार और भारत की बढ़ती इकोनॉमी को देखते हुए उद्योग जगत को आशा है कि भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बार फिर से बहार आएगी, जिसका इंतजार हो रहा है। लेकिन इस सेक्टर में बहार तभी आएगी जब लोगों के पास पैसा होगा, और पैसा कहां से आएगा? जब उद्योग धंधे चलेंगे। लेकिन कपड़ा व्यापार पूरी तरह से बंद पड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक 50% लोग शरद ऋतु और सर्दियों में पहनने वाले कपड़ों के ऑर्डर इस बार नहीं देंगे, क्योंकि नौकरी नहीं है। नौकरी है भी तो सैलरी में कटौती हो गई है। ऐसे में बाजार में डिमांड कम होगी तो रिटेलर्स ऑर्डर नहीं देंगे। ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो डिमांड सप्लाई पूरी करने वाला कपड़ा उद्योग ठप रहेगा। यानी कि कपड़ा उद्योग बंद रहेगा तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा। लॉकडाउन के 2 महीने बाद खुले बाजारों में अब पहले की तरह रौनक नहीं दिखाई देती, जिसका असर मेट्रो सिटी में बने मॉल्स पर दिखाई दे रहा है। खुदरा व्यापारियों का मानना है कि पहले की अपेक्षा अब 25% लोग ही मॉल में आ रहे हैं। इसका असर बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल 40% कम व्यापार होने की आशंका है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माने तो लॉकडाउन खुलने के बाद 1 से 15 जून के बीच फैशन व्यवसाय में 70% की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में व्यापारी अपना पुराना सामान बेचने में लगे हैं और डिमांड नहीं बढ़ने से निर्माताओं को ऑर्डर नहीं दिए जा रहे। ऐसे में दोस्तों बताइए कि सरकार को अर्थव्यवस्था को संभालने और लोगों को रोजगार दिलाने के लिए क्या करना चाहिए? बाजार में डिमांड और सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? आप अपनी बात तर्कों के साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वैसे मेरा मानना है कि सरकार को मनरेगा में काम के साथ पैसे बढ़ा देना चाहिए, जिससे लोगों के हाथों में पैसा आएगा। उस पैसे को लोग खर्च करेंगे तो सीधे बाजार में पैसा आएगा। या फिर सरकार आर्थिक मदद के तौर पर जो 1000 रुपए दे रही है, उस रकम को और बढ़ाकर सीधे कैश ट्रांसफर कर लोगों के हाथों में पैसा पहुंचा सकती है। ऐसे में लोग उस पैसे को बाजार में लेकर जाएंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड और सप्लाई में तेजी आएगी। 2008 की वैश्विक मंदी का असर भारत में ज्यादा क्यों नहीं दिखाई दिया? इसके पीछे माना जाता है कि सरकार मनरेगा और प्रधानमंत्री सड़क योजना के जरिए गांवों तक पैसा पहुंचाया। उस पैसे की बदौलत आर्थिक मंदी को भारत सरकार संभालने में कामयाब रही। लेकिन मोदी सरकार का अर्थशास्त्र क्यों फेल हो गया? इसके पीछे नोटबंदी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि सरकार को देश के हर नागरिक में चोर दिखाई दे रहा था। सरकार को लगता था कि इतने बड़े देश में इतने कम टैक्स पेयर कैसे हो सकते हैं। ऐसे में नोटबंदी कर सरकार गांव में रखा पैसा बैंकों की सप्लाई चेन में ले आई, और जब मंदी आई तो सरकार मुश्किल में फंस गई, क्योंकि जब लोगों के पास पैसे ही नहीं थे तो वो लोग खर्च कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जितनी बार वैश्विक मंदी आई, भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि डिमांड और सप्लाई चेन में गिरावट ज्यादा दिखाई नहीं देती थी। लोकल बाजारों में मांग बनी रहती थी। जब से मोदी सरकार ने अपना अर्थशास्त्र जमीन पर उतारा, तब से देश की अर्थव्यवस्था लगातार धराशायी होती दिखाई दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूँ। ऐसे में आप वॉच न्यूज को सब्सक्राइब कर सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं, और मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सीधे मिलता रहेगा। नमस्कार।